आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वैसे ये जो सिलेबस है ये बायोकेमिस्ट्री का भी सिलेबस है, लेकिन हम लोग मानते हैं कि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के शुरुआती दौर में जो बेसिक्स बनता है ना, उसका भी सिलेबस यही है। उसमें हम लोग पहले पैरामीडियंस को पढ़ेंगे, फिर प्यूरिन्स को पढ़ेंगे। तो हम लोग देखने जा रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ पैरामीडियंस। अब बायोसिंथेसिस मतलब हुआ कि हम इसको बनाएंगे, लैब में बनाएंगे, है ना। जब लैब में बनाएंगे इसको, मतलब डी नोवो जिसको हम लोग कहते हैं, डी नोवो मतलब नए से बनाएंगे, सिंथेसिस। ये बड़ा स्टेप वाइज और बहुत ही पर्टिकुलर टाइप का है। अब सबसे पहले कुछ बेस वर्क करते हैं। कौन कौन से हैं पैरामीडियंस में जो कॉमन यूज होते हैं। जो कॉमन यूज होने वाले पैरामीडियंस होते हैं वो होते हैं थायमीन। थायमीन सेकेंड हो गया यूरासिल एंड साइटोसिन। ये तीन जो हैं वो सामान्य रूप से यूज होते हैं। आप सबको इसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिमाग में रहेगा तो फिर भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ना पड़ जाएगा। और कल आप लोग अच्छे स्टडी करके फिर लेक्चरर्स बनेंगे या साइंटिस्ट बनेंगे तो आपको इन सब चीजों का तो सामना करना ही पड़ेगा। अब देखिए इसका नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग ऐसे है 1 2 3। ये हो गया 4 5 6। बस ऐसा ही सबका समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें पुटअप करते हैं कॉमन चीजें। 5 और 6 के बीच में सब जगह डबल बॉन्ड है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सब जगह ऑक्सो या कीटोन ग्रुप जिसको कहते हैं वो है सभी में, ठीक है। पहला नंबर पर सब में दिखा दे रहे हैं, नहीं तो वो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब हम इसको थायमीन बनाना चाह रहे हैं। एज यूजुअल जैसा नाम है उसी क्रम में इसको बनाया गया है। तो थायमीन के लिए चौथे पोजीशन पर एक कीटोन और पांचवें पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग यूरासिल के लिए हैं, थायमीन के लिए ये है, यूरासिल का ये है, कुछ नहीं करना है, एक यहाँ पर कीटोन ग्रुप दे देना है। और अगर साइटोसिन है तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप देना है और यहाँ एक डबल बॉन्ड देना है। बस आपका डायग्राम बनकर तैयार हो गया। ये डायग्राम जो है वह 3 पॉपुलर पैरामीडियंस का है। अब आप अगर गौर करें तो सभी में कुछ विशेष बातें हैं। जैसे क्या, थायमीन जो है उसमें 5वें पोजीशन पर मिथाइल है और चौथे पोजीशन पर एक ऑक्सीजन है। अगर आप यूरासिल देखें तो चौथे पोजीशन पर ऑक्सीजन है लेकिन इसमें मिथाइल नहीं है। और साइटोसिन देखें तो चौथे पोजीशन पर एक अमीनो ग्रुप है, कुछ नहीं है। तो ये आपको दिमाग में हटा के रखना पड़ेगा। अब आगे की बात करते हैं। अब अगर एक ऐसे हम लमसम अगर देखने की कोशिश करें पूरे स्ट्रक्चर को, फ्रेमवर्क को, सब लोग देखिएगा अच्छे से। सीखना है तो खूब मनोयोग से डायग्राम को अपने कॉपी पर बनाना चाहिए और साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है, कैसे उसको समझाने की कोशिश की जा रही है उसको भी समझना है। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब यहां आता है कि यहां पर अगर आप गौर करें इस पूरे साइकिल में 2 नाइट्रोजन है और 4 जो है वो कार्बन है। N1 N3 2 नाइट्रोजन, C2 C4 C5 C6 4 कार्बन है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। अब लोकेशन वाइज देखिए, जो पहला नाइट्रोजन है ये देता है एस्पार्टेट अमाइनो एसिड।
यह एस्पार्टेट अमाइनो एसिड डोनेट करता है पहला नाइट्रोजन, ठीक है, एक। दूसरा, छठवां कार्बन जो है ये भी डोनेट करता है एस्पार्टेट, दूसरा हो गया। तीसरा, जो पांचवा कार्बन है उसको भी डोनेट करता है एस्पार्टेट। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि जो चौथा कार्बन है ये सब देता है एस्पार्टेट। कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक N1 से लेकर N4, N5, N6 तक ये सब का सब कौन देता है? एस्पार्टेट। अब इन तीनों को हम हटा दें, क्या बिना मतलब इन तीन को रखेंगे हम। तो ये समझिए कि ये जो पूरा एंटायर ग्रुप है इसको जो डोनेट करता है वो होता है एस्पार्टेट। तो पहला झंझट क्लियर हो गया। अब दूसरा जो कार्बन है इस कार्बन को देता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में है। और ये जो तीसरा नाइट्रोजन है इसको देता है ग्लूटामाइन अमाइनो एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामाइन क्या डोनेट करता है? अपना एमिनो ग्रुप। तो इस प्रकार से इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन क्या क्या डोनेट कर रहा है वह हमको पता चल गया। 3 डोनेटर हैं इसमें, जिसमें पहला है स्पार्टेट, दूसरा डोनेटर है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा जो डोनेटर है वो है ग्लूटामाइन। कार्बन डाइऑक्साइड को हम साइड करते हैं तो ग्लूटामाइन और स्पार्टेट दोनों ही अमाइनो एसिड्स हैं। जब दोनों अमाइनो एसिड्स हैं तो एक बार हमें इन दोनों का स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए। सबसे पहले ग्लूटामाइन, शॉर्ट फॉर्म इसको GLN कहते हैं। अगर ग्लूटामाइन को हम देखें तो ग्लूटामाइन का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? देखिए, ये हो गया अमीनो ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये है स्ट्रक्चर ग्लूटामाइन का। इसमें ये जो कार्बन है वो है अल्फा कार्बन। बढ़िया। तो ये चीज हमको देखने का मौका मिल रहा है किसके लिए? ग्लूटामाइन के लिए। और ये जो है अपना कौन सा ग्रुप डोनेट करेगा? ये अपना साइड चेन में जो NH2 ग्रुप है इसको ये डोनेट करेगा। उसको भी हम हाईलाइट कर दिए। अब दूसरा जो अमाइनो एसिड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस्पार्टेट। एस्पार्टेट सबसे न्यूट्रल पीएच है इसलिए इनको हम वैसे लिख रहे हैं। अगर एसिडिक पीएच रहता तो हम इसे स्पार्टिक एसिड लिखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये तो किसी भी अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है। CH2 COO माइनस, ये जो है ये हो गया स्पार्टेट का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में स्पार्टेट अपना कौन कौन सा हिस्सा जो है वह डोनेट करता है इस पूरे प्रक्रिया में। तो आप पहले एक बार काउंट कर लें, यहां पर NCCC मतलब ऐसे करके, तो हमको साफ तरीके से दिखता है। यहां पर जो है आप गौर करें NCCC मतलब यहां पर हमको दिख रहा है। तो मतलब ये इंटायर जो है पार्टिसिपेट करेगा। एक कार्बन ज्यादा है वो कार्बन निकल जाए, जो कि आप अभी सीखेंगे हमारे साथ। यह है कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हमें देखना चाहिए। तो आप प्रोसेस जब शुरू करते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड देख रहे हैं, एक ग्लूटामाइन देख रहे हैं और ATP के प्रेजेंस में एक फॉस्फेट का ट्रांसफर होगा। और
जब ये ट्रांसफर होगा तो दोनों आपस में जुड़ेगा, अमीनो और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कैसे जुड़ता है। एक मैं वैसे टेक्निक बता दूं, आप सब लोग इसको याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड डोनर is an acid in the cell. कार्बन डाइऑक्साइड डोनर जो होता है वो हमेशा सेल में एसिड ग्रुप होता है, एसिड ग्रुप, जिसको हम लोग COOH कहते हैं। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ओके, और सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है? अ सेल रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड and converts it into acid group। मतलब रिश्ता एकदम बराबर का है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड किसी सेल से निकलेगा तो वो कार्बोक्सिलेट ग्रुप, मतलब जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके COH से निकलेगा। और जब भी किसी सेल में हम कार्बन डाइऑक्साइड को डालेंगे तो हमेशा एसिड ग्रुप ही बनाएगा। जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो जो फर्स्ट प्रोडक्ट निकलता है उसका नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हो किस फॉर्म में फिक्स हो रहा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और बाद में जाके ये क्या बनता है? ग्लूकोज। इसलिए सबसे पहले वो एसिड में ही बदलेगा। और जब हम रिस्पिरेशन में पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बाहर टूट के निकलता है, जिसको हम लोग सांसों से बाहर निकाल देते हैं। हम लोग जो सांस से फूंक के जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं ना, ये हमारे बॉडी में जो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, पायरुविक एसिड और आइसोसैट्रिक एसिड, फिक्स है, इन्हीं तीनों से निकलता है। तो सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह इसी प्रकार से रिएक्शन कर रहा है। जब ये दोनों रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामाइन, और जान रहे ग्लूटामाइन अपना अमीनो डोनेट कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखिए किस फॉर्म में चेंज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म में चेंज करता है एसिड के, है ना, COOH। और इसके साथ कौन जुड़ जाता है? इसके साथ जुड़ जाता है अमीनो ग्रुप। ये अमीनो किसने दिया है? ग्लूटामाइन ने। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना? ये एसिड ग्रुप। जो डोनेशन का लोकेशन होगा आगे, वो होगा 2 ये होगा और 3 ये होगा, पहले बता दिए। अब क्या है कि यहाँ ATP है, इसमें 3 फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट मिला, ये फॉस्फेट यहीं से रिएक्ट करता है। यदि कार्बोक्सिलेट के ही OH से रिएक्ट कर रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ पर ये बन जाएगा फॉस्फेट। इस फॉस्फेट को ऐसे हम लोग गोल घेर दे रहे हैं, ठीक है। इस पूरे का नाम होता है कार्बामोइल फॉस्फेट। कार्बामोइल फॉस्फेट इसका नाम पड़ गया। एंजाइम का नाम क्या होगा? एंजाइम का नाम होगा कार्बामोइल फॉस्फेट। ये कार्बामोइल फॉस्फेट क्या है? प्रोडक्ट। तो जब सिंथेसिस होता है तो प्रोडक्ट का नाम दिया जाता है, नहीं तो सबस्ट्रेट के नाम से ही ज्यादातर एंजाइम लिखा जाता है। क्योंकि दोनों के मिलने से, तीनों के मिलने से बना है, ये सिंथेसिस है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सिंथेटेज। तेज इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ पर ATP खर्च हो रहा है। अगर ATP नहीं खर्च होता, एंजाइम का नाम होता है सिंथेज। बेसिक डिफरेंस सब लोग पकड़ के चलोगे, जब भी सिंथेटेज पढ़ोगे तो टी मतलब ATP, T फॉर ATP, और सिंथेज अगर सिर्फ पढ़ रहे हैं तो विदाउट ATP। ये सब छोटी छोटी सूत्र हैं जो आपको साथ साथ में हम बता रहे हैं। इस प्रकार से स्टेप नंबर 1 जो है वह एकम्प्लिश होता है, और एक कार्बन और एक नाइट्रोजन जो प्रोमिनेंट सा है वह यहां पर जुड़ जाता है। अब स्टेप नंबर 2 में क्या होना है? स्टेप नंबर 2 में ये जो कार्बामोइल फॉस्फेट है, ठीक है, सीधे यहाँ फॉस्फेट लिख दे रहे हैं, अंडरस्टूड हो जाएगा कि वहां ऑक्सीजन के साथ जुड़ा।
ये 2 पोजीशन का है, ये 3 पोजीशन का है। अब इसके साथ जुड़ रहा है कौन? स्पार्टेट। अब स्पार्टेट को अगर हम बनाएं तो चलिए हम थोड़ा सा इसको ऐसे हल्का डायग्राम को इस तरह से बनाते हैं कि हमको रिंग बनाने में आसानी हो। देखिएगा सब लोग, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज कार्बोक्सिलेट, दिस इज अमाइनो ग्रुप, and this one is also कार्बोक्सिलेट। ठीक है, यही आपका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर को फिर दिखे आप, फिर से देखें यहाँ पर इसी तरह का स्ट्रक्चर है। अल्फा कार्बन पर एक तरफ COO माइनस है, एक तरफ अमीनो ग्रुप है, और इधर CH2OH है। ठीक इसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया है। एक तरफ COO है, एक तरफ NH2 है, बाकी CH2 लिख देते हैं एंड CO है। अब ये इनका अगर लोकेशन हम लोग देखें, इनका भी नंबर फिक्स है। ये नाइट्रोजन नंबर 1 है, ये कार्बन 2 है, सॉरी 2 नहीं है, ये कार्बन 6 है, उल्टा क्रम है, 5 है और 4 है। क्योंकि पैरामिडिन में इतने ही 6 पार्टिसिपेंट होते हैं, इसलिए आपके पास तैयार है मटेरियल कि अब ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। अब देखो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, कार्बन कार्बन, ठीक है, और ये हो गया नाइट्रोजन। ओके, और ये यहां पर हो गया इससे कार्बोक्सिलेट, यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ डबल बॉन्ड O, एकदम सुव्यवस्थित तरीके से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ अब जब रिएक्शन के मोड में आएगा तो ये NH3 तो रहेगा नहीं, ठीक है। और अब देखिए इसके साथ कौन जुड़ रहा है, इसके साथ जुड़ रहा है कार्बोक्सिलेट और NH2। अब लोकेशन वाइज आप चीजों को कलर से भी समझ रहे होंगे कि कौन कहाँ जुड़ रहा है। साथ में इस प्रोसेस में हुआ क्या, ये जो फॉस्फेट था, ये फॉस्फेट यहां से बाहर निकल गया, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल के जा चुका। अब नंबरिंग करें तो ये 1 6 5 4, ये स्पार्टेट ने दिया जो ब्लू कलर का है, और ये 2 और ये 3, ये जो दोनों है यह दिया कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूटामाइन। अब आप कहें हम अच्छा स्ट्रक्चर में बनाने मैंने क्या किया चतुराई, मैं स्ट्रक्चर को सीधा भी बना सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऐसे पहले से डायलॉग डेवलप कर दिया कि देखो इसे रिंग बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से रिंग बनेगा। तो मैंने उसी चीज को दिखाने की यहाँ पर कोशिश किया। इसका नाम क्या होता है, कार्बामोइल, और चूंकि इसके साथ स्पार्टेट जुड़ा है, नाम आसान है स्पार्टेट। कार्बामोइल के साथ कौन जुड़ा, स्पार्टेट। अच्छा, इस प्रोसेस में एंजाइम का नाम क्या होगा, तो थोड़ा सा हम आपसे एक स्पेस ले रहे हैं यहाँ पर, इस फॉस्फेट को हम नीचे की तरफ निकाल देते हैं। ऊपर देखिए कैसे लिखा है, एंजाइम का नाम हो गया, हमने स्पार्टेट को कार्बामोइल के साथ जोड़ दिया है, तो एंजाइम का नाम पड़ा स्पार्टेट। और चूंकि इसको हम लोग कार्बामोइल के साथ जोड़े हैं, मतलब इस साइड से उस साइड, तो नाम पड़ा ट्रांस कार्बामोइलेज। मतलब स्पार्टेट को हमने इस पार से उस पार इसमें जोड़ दिया, और कार्बामोइल में जोड़ दिया स्पार्टेट को, ट्रांस कार्बामोइलेज। अभी मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम आप रट लें, आप सावधानी से इसको पढ़ें। अब हमारा रिएक्शन नंबर 2 जो है यह संपन्न हो गया। अब देखिए सब खूब चतुराई और बुद्धिमत्ता पूर्ण तरीके से सब लोग देखेंगे, क्योंकि मैं डायग्राम को बड़ा बढ़िया से सुव्यवस्थित तरीके से मैं इसको बना रहा हूं। जितना मुझे लग रहा है आसान करने के लिए, उतना आसान मैं इस डायग्राम को कर भी रहा हूं। कलर एज यूजुअल मैं यूज कर रहा हूं। देखिए हाँ, ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, 1 2 3 4 5 6।
अब देखिए रिएक्शन किसके बीच में हो रहा है। अब जब रिएक्शन इन दोनों के बीच में होने वाला है, मैं कैसे इसे रिंग करके इसे बना दूं, रिएक्शन अब इन दोनों के बीच में होने वाला है, ठीक है ना। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होने वाला है तो क्या होगा, होगा ये कि जो माइनस चार्ज है उसकी जगह पर एच आ जाएगा। अब आप गौर करें यहां पर क्या होने जा रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर वाटर निकल जाएगा टूट कर, ठीक है ना। जब वाटर निकलेगा तो क्या होगा, ये OH और ये H इतना सारा एक साथ टूटकर बाहर निकल जाएगा। रिएक्शन को आगे बढ़ा दें, ठीक इसी प्रकार का डायग्राम यहां भी ड्रॉ कर रहे हैं। हम भी 2 कलर पेन यूज कर रहे हैं, आप भी 2 कलर पेन यूज करिए, सावधानी से बनाइए, चूंकि अभी हम लोग रिंग क्लोजर करने जा रहे हैं, रिंग को बंद करने जा रहे हैं। और अब क्या हुआ देखिए, C डबल बॉन्ड O NH और ये जुड़ गया इससे C से। ये हो गया स्टेप नंबर 3। और इस स्टेप नंबर 3 में क्या हुआ, रिंग क्लोजर, रिंग जो है वो बंद हो गया। अब हमारा सारा चीज जो है वो रिंग के अंदर में आ चुका है। 1 2 3 4, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो रिंग क्लोजर हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब रिंग क्लोजर के कारण जो प्रोडक्ट बना है, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को कह रहे हैं डाईहाइड्रो ओरोटिक एसिड। लेकिन अगर ओरोटिक एसिड नहीं लिखें तो हम लोग लिखेंगे ओरोटेट, क्योंकि यहाँ पर चार्ज दिया हुआ। तो डाईहाइड्रो मतलब ओरोटिक एसिड की तरह का। एंजाइम का नाम क्या हो गया बहुत आसान है, इसी में एज लगा दीजिए, डाईहाइड्रो ओरोटेज। सो मतलब अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें तो आप आराम से इसके स्ट्रक्चर को भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा जो अब जो हमारा टारगेट है, फिर उस टारगेट को हम लोग देखिए काउंटर करते हैं। अब हमारा टारगेट ये दोनों कार्बन, इन दोनों के बीच में हमको डबल बॉन्ड बनाना है। डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमको एक इसमें से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। और आप देखिए यहाँ पर कार्बन में कितना वैलेंस है, 1 2 3 4, तो मतलब अंडरस्टूड है यहाँ पर कार्बन में एक और हाइड्रोजन होगा। इन दोनों हाइड्रोजन को हमको निकालना होगा। जैसे ही उन दोनों हाइड्रोजन को हम निकालेंगे, हमारा डायग्राम कैसा दिखेगा, कहते हैं कि विद्यार्थी लोग बोलता है कि सर याद नहीं होता है। बोलो याद इसलिए नहीं होता है कि हम लोग डायग्राम के खूबसूरती को समझते नहीं है। अभी आप देखें इस डायग्राम को, खूब मजे से आप सीखेंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि इसमें से 2 हाइड्रोजन था, एक ही निकला। पीछे डायग्राम में चले जाएं, 2 हाइड्रोजन था, इसमें से एक ही निकलेगा, एक छठवां कार्बन से निकलेगा, दोनों का शेयर बराबर है, दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड डेवलप कर गया। जैसे ही डेवलप कर गया, इसका नाम पड़ गया ओरोटिक एसिड, ठीक है। या अगर हम लोग इसको अभी अभी तो चूंकि चार्ज है इस पर, इसका नाम पड़ेगा ओरोटेट, ठीक है। देखो अगर हम ऐसे कर दें, ये हो जाएगा ओरोटिक एसिड, और अगर न्यूट्रल पीएच पर चार्ज रहे तो हो जाएगा ओरोटेट। अब यहां पर जो 2 हाइड्रोजन निकलेगा उसको कौन पिकअप करेगा, उसको पिकअप करता है NAD रिड्यूस्ड, ये हो जाएगा NADH प्लस प्रोटॉन। एंजाइम का नाम हो गया, जो सबस्ट्रेट का नाम था उसको लिखिए सबस्ट्रेट डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि हाइड्रोजन निकला है, नाम पड़ गया डिहाइड्रोजनेज। इस प्रकार से हम लोगों ने स्टेप 4 जो है उसको भी क्लियर कर लिया। अब स्टेप 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ रहे हैं अब स्टेप 5 की ओर। यहां तो वो अटेगा नहीं, तो अगले पेज पर चले जाते हैं, स्टेप 5। अब स्टेप 5 में हमको क्या करना है, अब हमको उत्पादन करना है किसका, एक न्यूक्लियोटाइड का। अभी क्योंकि अभी जो बना है
वह क्या है? सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस है। ओरोटिक या ओरोटेट क्या है? एक नाइट्रोजनस बेस है। अब इसमें शुगर और फॉस्फेट जोड़ेंगे, यह बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है? शुगर भी होता है और फॉस्फेट भी होता है। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड के रूप में जो चीज जुड़ता है उसका नाम होता है राइबोसाइल ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना? राइबोसाइल आप लिख सकते हैं 5' ट्राइफॉस्फेट। तो अब राइबोसाइल मतलब राइबोस में 3 फॉस्फेट जुड़ा हुआ है और इससे 2 फॉस्फेट जो है वो बाहर निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट, पीपीआई। अब जैसे पीपीआई हमने क्या, आप देखिए डायग्राम कैसे बन रहा है। यहाँ तो डबल बॉन्ड हो चुका है, यहाँ पर भी CO माइनस है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। एकदम नॉर्मल जो डायग्राम है उसी डायग्राम को हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ हाइड्रोजन है। और अब ये जो आप राइबोसाइल देख रहे हैं वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसाइल 5 फॉस्फेट। क्योंकि 3 फॉस्फेट था, 5 पर ट्राई फॉस्फेट था, 2 फॉस्फेट निकल गया तो एक ही फॉस्फेट बचा, एक फॉस्फेट यहाँ पर राइबोसाइल जुड़ा हुआ। अब इसमें नाइट्रोजनस बेस हो गया, राइबोज हो गया और फॉस्फेट हो गया, मतलब अब यह एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम होता है ओरोटिडाइन राइबोज मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ओरिटिडाइन राइबोज मोनोफॉस्फेट। या अगर ओरिटिडाइन लिख दें तो हमको राइबोज लिखने की भी जरूरत नहीं होता, क्योंकि ओरिटिडाइन मतलब राइबोज और ओरोटेट दोनों है। तो ओरोटिडाइन मोनोफॉस्फेट, दिस इज द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। ये जो है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड है जो आपको यहाँ पर मिला है। यहां तक का स्टेप हम लोग इस लेक्चर में रखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। एंजाइम इज ट्रांसफरेज, सबस्ट्रेट ट्रांसफरेज।